Assalamu alaikum students. In our today's video, we are going to learn the summary of poem Stopping by Woods on a Snowy Evening with Urdu translation. So, in our previous video, we learned about the poem and the poet. Now we are going to learn about the summary. So, let's start. Introduction. Stopping by Woods on a Snowy Evening was written by American poet Robert Frost in 1922. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये जो एक पोएम है वो अमेरिका के रहने वाले एक शायर थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने लिखी थी 1922 में. द पोएम डिस्क्राइब अ ट्रैंक्विल फॉरेस्ट सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द नरेटर हु इज़ राइडिंग थ्रू द वुड्स विद हिज हॉर्स. ये जो शायरी है, ये जो पोएम नज़म है, ये एक खूबसूरत जंगल का नज़ारा बताती है लिखने वाले के नज़रिए से, जो कि अपने घोड़े पर जंगल में सफ़र कर रहा है. इट इज़ रिटन इन एम्बिक टेट्रामीटर, मतलब ये एक बड़ी ही फीलिंग्स के साथ लिखी गई एक पोएम है. इन दिस पोएम, इस पोएम में द स्पीकर इज़ ड्राइविंग सम काइंड ऑफ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल. इस नज़म में जो स्पीकर है, जो ऑथर है, वो एक घोड़ा जो है घोड़े पे सवार होकर जंगल से गुज़रता है, पर है अब वो घोड़े के साथ शायद एक कैरियज लगा हुआ है या वो सिंगल घोड़े पर है. इट इज़ नॉट क्लियर इन द पोएम. ही बिलीव्स दैट ही नोज टू होम दिस फॉरेस्टेड लैंड बिलोंग्स. वो ये कहता है कि मुझे यकीन है कि ये जंगल का ताल्लुक़ किससे है या इस जंगल का मालिक कौन है. बट दैट मैन लिव्स इन द विलेज, लेकिन वो शख्स जो है वो गाँव में रहता है. The speaker knows, therefore, that the owner will not even know that the speaker has stopped to watch snowfall here. अब स्पीकर ये बात भी जानता है कि ऑनर को ख़बर ही ना होगी कि वो यहाँ रुका है उसके जंगल में बर्फ़बारी देखने के लिए. Perhaps the driver delivers some kind of goods, as he claims that his horse probably thinks it is strange for them to stop out in the middle of nowhere rather than a house. शायद हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो ड्राइवर था वो चीज़ें इधर से उधर रखता था, क्योंकि वो ये कह रहा है कि उसके घोड़ा जो है वो उसे अजीब महसूस हो रहा है कि यहाँ आसपास तो कोई घर है ही नहीं, फिर हम यहाँ पे क्यों रुके हैं. स्पेशली reader can ascertain that it is night of the winter solstice in late December. रीडर हमें ये भी बता रहा है कि ये रात का वक्त है और सर्दियों का वक्त है, दिसंबर का वक्त है. The horse shakes its harness, jiggling its bells as if to ask if the driver has made some kind of mistake in stopping. फिर उसके बाद वो ये बताता है कि उसका घोड़ा जो है वो अपनी घंटी जो गले में बंधी है उसे हिलाता है, उससे ये पूछने के लिए कि जो घोड़सवार है शायद उसने यहाँ रुक के कोई गलती की है. Aside from the ringing of the bells, the wind softly blowing the downy flakes of the snow is the only other sound. कहते हैं कि वो घंटियों की आवाज़ के अलावा जो हवा से बर्फ़ नीचे गिर रही है उसकी आवाज़ आ रही है. मतलब ये दो चीज़ें थी जो उस वक्त वहाँ पे गूंज रही थी. एंड क्लियरली दिस वुड बी अ वेरी वेरी क्वाइट साउंड. और वो ये बात भी वाजे कर रहा है कि ये बहुत बहुत खामोश सी आवाज़ थी, हल्की सी आवाज़ थी. इट इज़ नियरली साइलेंट इन दिस वुड्स. वो तकरीबन इस जंगल में खामोशी थी. In the end, आखिर में, the speaker seems to express a strong desire to stay in the dark, tranquil and silent forest. स्पीकर ये इस बात की वजाहत करता है कि वो इस तारीख, खूबसूरत, खामोश जंगल में रुकना चाहता है, but evidently feels compelled to keep moving because he has some kind of promise that he need to keep. लेकिन फिर वो इस बात को भी वाजे करता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि उसने अभी बहुत से काम और बहुत से वादे जो हैं वो अपने मुकम्मल करने, लाइक ही हैव टू डू हिज डेली कॉर्स, ही हैव टू लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ एक्सेट्रा. सो वी डू नॉट नो इफ़ ही हैज़ मोर स्टॉप ही मस्ट मेक परहैप्स और इफ़ ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच सर्टेन प्लेस टू नाइट. हम इस पोएम में ये नहीं जानते कि वो इसके अलावा सिर्फ कहीं और स्टॉप पे भी रुकेगा या वो अब सीधा उसी जगह पहुंचेगा जहाँ के लिए वो निकला था. वट एवर इट इज़, जो भी हो, दिस प्रॉमिस मीन्स दैट ही मस्ट कंटिन्यू टू ट्रैवल अ ग्रेट डील फर्दर बिफोर ही एबल टू स्टॉप एंड ट्रूली रेस्ट.
लेकिन इस बात से ये वजाहत होती है कि उसने अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है अपने आराम से पहले या अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम से पहले। द फैक्ट दैट द स्पीकर रिपीट्स दिस फाइनल आइडिया, ये हकीकत कि जो ये आखिरी बात इस स्पीकर ने की है, दैट ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो बिफोर ही कैन स्लीप, कि उसने अभी बहुत आगे जाना है मरने से पहले। स्पीकर टू इंडिकेट अ गुड डील ऑफ रिग्रेट दैट दिस इज़ द केस, लेकिन स्पीकर यहाँ पे अफसोस का इजहार कर रहा है कि वो इतनी खूबसूरत जगह पे नहीं रुक पा रहा। सो दिस वॉज द समरी ऑफ this poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Further on page number 84 there is an exercise called alliteration. Alliteration का मतलब है कि जो कॉन्सोनेंट्स के साउंड हैं वो बार बार रिपीट हो रहे। कॉन्सोनेंट कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को, जो हमारे जितने भी वॉवल्स हैं उनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे है हुज वुड्स, हिज हाउस, सी मी स्टॉपिंग, ठीक है। इसमें जो है वो सेम कॉन्सोनेंट, जैसे ये कॉन्सोनेंट डब्ल्यू जो है वो दोबारा से एच और एच, एस एंड एस दोबारा से रिपीट हो रहा है। सो ये होता है एलिट्रेशन, जिसमें कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट होते हैं। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी जो है इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, मतलब कि तसव्वुर करना, हमारी अपने दिमाग में कोई इमेज बना लेना, मतलब सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड से हट कर, मतलब हम सिर्फ उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल लाइक विजुअल, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, ये एक विजुअल है। हमने अब सारा जंगल तो घूमा नहीं है, हमने एक दो दरख्त देखे और हमने ये कहा कि जंगल में बहुत मोटे बड़े बड़े से दरख्त होंगे। देन है ऑडिटरी, मतलब रस्लिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की आवाज़। अब हम पत्तों की आवाज़ देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सो ये भी क्या है, इमेजरी है। इसे हम पोएम्स में यूज़ करते हैं, ऐसे लफ्ज़ों को शायरी में यूज़ करते हैं। देन है वर्ड स्मेल, मतलब सेंट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की खुशबू, ये भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड है टेस्ट, वी कैन ओनली फील इट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इमेजरी। देन है वर्ड टच, ठीक है, रग्ड एंड रफ पाथ, मतलब कि ये टच में आ जाता है, ये इमेजरी जो है ये टच में आ जाती है। देन है एक्सरसाइज, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम। अब आपने पोएम में से जो है वो फ्रेजेस और क्लियर इमेजरी वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई एलिट्रेशन एंड मेटाफोर्स इन पोएम, और इस पोएम में जो एलिट्रेशंस हैं एंड मेटाफोर्स हैं वो आपने फाउंड करने हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टुवर्ड द रीडिंग हियर, जैसे कि ये वर्ड और ये वर्ड एलिट्रेशन है, दिस वर्ड एंड दिस वर्ड इज़ ऑल्सो एलिट्रेशन, आई एंड आई नो एलिट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे सी एंड एस एलिट्रेशन है, वॉच और वुड्स ये क्या है, एलिट्रेशन है। सो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपने यहाँ से ढूंढने हैं। अब यहाँ पे जो है ये वाला वर्ड, ये भी इमेजिनरी है, क्वेर, मतलब कि वो सोच रहा है, उसे पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो साउंड्स ऑफ स्वेप, ये भी इमेजरी है, तो आप यहाँ इसे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद विंड एंड डाउनी फ्लेक का जो साउंड है ये भी क्या है, इमेजरी है। और ये हार्डनेस बेल शेक, ये भी इमेजरी है। और ये बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, दिस इज़ ऑल्सो इमेजरी। सो ये आपने सॉल्व करना है इस तरह से। देन फर्दर एक्सरसाइज है, हेयर आर सम वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग, मैच द कॉलम्स। आपने ऑपोजिट वर्ड्स के साथ उसे मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड विलेज है, गांव, इसका ऑपोजिट क्या होगा, सिटी होगा, तो हम यहाँ पे सिटी के साथ इसको मैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ड स्टॉपिंग है, तो स्टॉपिंग का रुकना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, मूविंग होगा। उसके बाद स्नो है, तो स्नो का क्या होगा, लेट मी फाउंड, वाटर, ठीक है, बर्फ़, पानी। उसके बाद फ्रोज़न जमा हुआ का होगा मेल्ट, पिघला हुआ, हम इसे यहाँ पे मैच करेंगे। देन डार्केस्ट है, तो डार्केस्ट का मतलब होता है तारीक, और इसका होगा ब्राइट, रोशन। देन है साउंड, साउंड आवाज़, और इसका होगा ऑपोजिट साइलेंस। उसके बाद है डाउनी, मतलब के छोटे छोटे
और यहाँ पे हम इसे सॉरी डाउनी का मतलब होता है नरम, तो इसका होगा हार्ड। उसके बाद डीप मतलब गहरा और शैलो का मतलब जो है वो इसका ऑपोजिट होगा। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। उसके बाद एक सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको आपने सर्कल करना है। द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट अ सीन ऑफ वुड्स इन विंटर, या अ रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, या सॉन्ग ऑफ इंजॉयमेंट। तो ये जो बात है ये बताती है रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब कि इस पोएम का मकसद यही है कि वो ज़िंदगी और मौत के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द पोएम प्रेजेंट्स आ कन्फ्लिक्ट बिटवीन। जो पोएम है वो किस चीज़ की कन्फ्लिक्ट के बारे में बता रही है, पोइट और उसके दोस्त के बारे में, या ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम देम, या फिर अपनी जो ज़िंदगी की जिम्मेदारियां हैं और उनसे भाग जाना, या फिर पोइट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी के जिम्मेदारियां और उनसे निजात हासिल करना। देन है आफ्टर रीडिंग द पोएम, रीडिंग को पढ़ने के बाद फील फेड अप ऑफ लाइफ, क्या हम अपनी ज़िंदगी से उबता चाहते हैं, या विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर हम ज़्यादा अरसे के लिए सो जाना चाहते हैं, या फिर हम नए नए चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। तो ये होगा सी। उसके बाद द पोएम कन्वेज टू अस ओनली। इस नज़म में हमें क्या सबक मिलता है, इस नज़म में हमें सबक मिलता है प्रोफाउंड थॉट, मतलब कि एक वसी सोच। डार्क वुड से क्या मतलब है, डार्क वुड से मतलब है डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोइट, क्या इर्द गिर्द जो तारीकी थी उसके बारे में, या डेथ के बारे में, या फिर अपने जो दिमागी तारीकी के बारे में। तो यहाँ पे जो डार्कनेस है उसका मतलब है डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, मतलब एक दुनिया से दूसरे दुनिया में हम जैसे हशर में चले जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, मतलब कि एक खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा देखना पसंद है। तो यहाँ पे जो वर्ड स्माइलिंग है वो सिर्फ एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसके साथ टू, फ्रॉम, अ, विद एक्सेट्रा लग जाता है तो ये बन जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कि यहाँ पे क्विकली है तो ये इसका जो ये सिर्फ एडवर्ब है। सॉरी, एडवर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज ऐसा वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एडवर्ब का काम करता है। अब यहाँ पे जो वर्ड क्विकली है वो सिर्फ इसकी मीनिंग बता रहा है वर्ब की, तो वो सिर्फ एडवर्ब है। लेकिन जब इसके साथ एट और पोजीशंस एक्सेट्रा जॉइन हो जाएंगी तो वो बन जाएगा एडवर्ब फ्रेज, लाइक एट अ ग्रेट स्पीड। अब यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेज बाय एन एडजेक्टिव, मतलब ये जो एडजेक्टिव फ्रेज हैं उसको आपने एडजेक्टिव से चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉर आ सिल्की टर्बन, आप यहाँ पे मेड ऑफ सिल्क की एडजेक्टिव फ्रेज है तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे इस जगह पे, इसे पुट कर देंगे इस जगह पर और इसके एंड पे क्या लगा देंगे, वाई, तो हम इसे लिख देंगे सिल्की टर्बन। ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, तो इसे आप लिख सकते हैं कि दिस मैन हैज़ नो फ्रेंड, आप इसे यूँ चेंज कर सकते हैं। या हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि ही इज़ अ मैन विद नो फ्रेंड। नोबडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर, इसे हम चेंज करेंगे। अब इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि नोबडी लाइक्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन। इट इज़ ऑफ नो यूज़, हम इसे सिंपल लिख सकते हैं इट इज़ नो यूज़। ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस, हम इसे लिख सकते हैं ही इज़ अ सेंसिबल मैन। आप इसे सेंस को इधर पहले ले आएंगे इस जगह पे और यहाँ पे लिखेंगे सेंसिबल मैन। और उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड एडवर्ब्स हैं उसको हमने एडवर्ब फ्रेज के साथ चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे वर्ड है द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, तो हम इसे लिख सकते हैं द पिजन फ्लाइज एट अ फास्ट स्पीड। उसके बाद जो सेकेंड वर्ड है ही बिल्ट हिज हाउस देयर, तो हम इसे यूँ लिखेंगे ही बिल्ट हिज हाउस एट दैट प्लेस। फर्दर नेक्स्ट है ही ट्राइड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि ही ट्राइड विद अ ग्रेट डील, उसने बहुत मेहनत से इसे मतलब पूरी कोशिश करके इसको डील किया। देन वर्ड है
ही स्पोक एलोक्वेंटली, तो हम यहाँ इसे लिखेंगे ही स्पोक इन फुल फ्लो। देन एक वर्ड है डिड सारा बिहेव वेल, तो हम ये यूं चेंज करेंगे डिड सारा बिहेव इन अ गुड वे। Now this is your task. You have to complete this task. You have to make 3 sentences using adjective phrases and 3 sentences using adverb phrases. अभी आपने जो adjective और phrases और adverb phrases पढ़ी हैं, आप इन्हीं में से यूज़ करके इसे sentence में चेंज कर सकते हैं। देन है समरी लिखनी है आपने, वो आपने कर ली है इसी वीडियो में। उसके बाद आपने इसे राइट करना है इन योर नोटबुक। So this was all about today's video. I hope you have understand all the exercises of this poem, that how to solve it. Thank you for watching the video.